देखो लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, प्रॉब्लम्स भी किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किया था। अब नेक्स्ट जो है ना फोटॉन थ्योरी, फोटॉन थ्योरी ये अपने को, क्योंकि हमको इसमें ये एक बचा है और दूसरा इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सिर्फ 2 पॉइंट्स ही बचा है अपने। ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है तो जल्दी हो जाएगा अपने को। देखो फोटॉन थ्योरी, लाइट एनर्जी मतलब लाइट रेडिएशन, ये लाइट एनर्जी पार्टिकल्स की जैसा मूव होगा, मतलब एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स की जैसा मूव होगा। वो एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स, फोटॉन्स, फोटॉन्स आर एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स, फोटॉन्स आर एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स, ये फोटॉन्स, फोटॉन्स आर एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। मतलब लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरा जगह को जाने के मतलब ट्रांसफर होना है अपने, वो एनर्जी ट्रांसफर फोटॉन्स करेगा आपको। फोटॉन्स आर एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। तो फोटॉन का एनर्जी मतलब वो लाइट का ही एनर्जी होगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एनर्जी ऑफ लाइट। तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन frequency and wavelength of light. Energy depends on frequency and wavelength of light. The energy of photon का फार्मूला h nu और hc by lambda is equal to h nu और hc by lambda। तो फोटॉन एनर्जी कैरिंग पार्टिकल, ये फोटॉन्स है ना, फोटो लाइट रे जब फोटो मेटल के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, when photons are incident on photo metal, when photons are incident on photo metal, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट होगा। वन फोटॉन इंटरेक्ट्स विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, ये फोटॉन्स जब फोटो मेटल के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, द फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन फोटो मेटल, फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन फोटो मेटल। तब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट होगा। वन फोटॉन इंटरेक्ट्स विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो वो नेक्स्ट पॉइंट अपने को, व्हेन फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन फोटो मेटल, इंसिडेंट ऑन फोटो मेटल, वन फोटॉन interacts with only one electron। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट होगा। 10 फोटॉन से इंसिडेंट हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट होगा। तो एनर्जी सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो कभी भी एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट होगा। तो ये फोटॉन का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका प्रॉपर्टीज को देखा गया है, समझो। जब फोटॉन रेस्ट में रहेगा उसका मास 0 होगा, मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। पॉइंट सही से सुनो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, मतलब फोटॉन अगर रेस्ट में रहेगा उसको मास नहीं होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। ये अपने को फोटॉन का फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को? रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। यही अगर मूव हो रहा है, ये तो रेस्ट हो गया है, मूव हो रहा है, उसका मास हम लोग कैलकुलेट कर सकता है। इन मोशन मास ऑफ फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड। एट रेस्ट मोशन ऑफ मास ऑफ फोटॉन इज 0। तो इन मोशन mass of photon is calculated by m equal to E by c square। मतलब E equal to mc square से निकला, E equal to mc square तुम लोग को पता है ना, उधर से कैलकुलेट करना, c m equal to E by c square, मगर वो मोशन पे रहना, क्योंकि रेस्ट में रहेगा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। वही मोशन पे मास ऑफ फोटॉन इज कैलकुलेटेड बाय m इक्वल टू E by c स्क्वायर और h nu by c स्क्वायर, और यही hc by लैम्डा यूज किया है, समझो। एक c कैंसिल हो जाएगा, h by लैम्डा इंटू c। ये फार्मूला अपने को मास ऑफ फोटॉन इन मोशन। तो पॉइंट्स क्लियर रखना, रेस्ट में रहेगा तो मास ऑफ फोटॉन इज 0, मोशन पे रहेगा तो मास को कैलकुलेट कर सकता है। उसके लिए फार्मूलास होगा m इक्वल टू E by c स्क्वायर और h nu by c स्क्वायर और h by लैम्डा इंटू c। ये मास के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, तो ये जो भी हम लोग बता रहे फोटॉन्स है ना, उसको चार्ज नहीं रहेगा। मोटा फोटॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल्स, मतलब फोटॉन्स does not have any charge, तो मासलेस चार्जलेस। चार्ज नहीं होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट सही से सुनो, फोटॉन्स चार्ज नहीं रहेगा तो इसीलिए ना कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो फोटॉन्स आर not deflected, photons are not deflected in electric and magnetic fields। photons are not deflected in electric and magnetic fields, क्योंकि photons does not have any charge। photons को चार्ज नहीं होने की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये अपने को नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, मोशन पे रहेगा तो मास ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला। और थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या रहेगा, डज नॉट हैव एनी चार्ज। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना मोमेंटम पूछता है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम ऑफ फोटॉन का फार्मूला P इज इक्वल टू E बाई सी। E बाई सी, E मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और h न्यू बाई सी और h बाई लैम्डा। ये अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन ही पूछता है प्रॉब्लम में, जिसका फार्मूला क्या रहेगा अपने को, P इक्वल टू E बाई सी और h न्यू बाई सी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ये अपने को नेक्स्ट पार्ट का मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इक्वल टू E बाई सी और h न्यू बाई सी और h बाई लैम्डा। तो फोटॉन्स डज नॉट हैव चार्ज, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0, मोशन पे रहेगा तो मास कैलकुलेट कर सकता है हम लोग। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोमेंटम ऑफ फोटॉन। और नेक्स्ट ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ऑलवेज expressed in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू, ये कन्वर्जन ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने बताया था तुम लोग को। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने को फोटॉन थ्योरी का प्रॉपर्टी, सब फोटॉन थ्योरी में ये सभी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना बोल के आया है, तो उसके लिए लिखो, इफ wavelength is given in angstrom, wavelength is given in angstrom, then corresponding energy in electron volt is calculated by 12,400 angstrom by lambda in angstrom। तो लैम्डा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, 12,400 से अगर डिवाइड किया है, जो भी नंबर अपने को निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लेना और उसको डिवाइड करना 12,400 से। तो ये अपने को फोटॉन थ्योरी। इसमें अपने को प्रॉब्लम आएगा तो मोमेंटम का एक पूछेगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन का। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये रहेगा, जितने भी फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है, सिर्फ 1 फोटॉन विल इंटरेक्ट विथ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने को फोटॉन थ्योरी का। देखो इस चैप्टर में, इस पार्ट में सबसे लास्ट पार्ट, मतलब इसके ऊपर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना बचा है, तो मगर लास्ट पार्ट इसमें अपने को सीखना है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एक्चुअल में चैप्टर का हेडिंग इधर आएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपने को बताएगा ड्यूअल नेचर के बारे में। ये बताएगा ड्यूअल नेचर। ये क्या है ड्यूअल नेचर? मतलब
पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों भी होगा, बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों भी रहेगा। तो इसमें है ना पूरा सिलेबस में अपने को 5 इफेक्ट्स है, 5 फिनोमिना सभी हम लोग 12th में पढ़ाई करेंगे। वो 5 फिनोमिना क्या क्या है ना, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। देखो फिर से बता रहा हूं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, टोटल 5। फर्स्ट 3 वेव नेचर को बताएगा, लास्ट 2 पार्टिकल नेचर। मतलब वेव नेचर के लिए इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमिना वेव नेचर के बारे में बताएगा। और पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये 2 अपने को पार्टिकल नेचर के बारे में बताएगा। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वेव नेचर को बताएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताएगा। तो टोटल 5 है फिनोमिना। तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल को वेव नेचर होना, वेव को पार्टिकल नेचर होना। सुनो, ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल को वेव नेचर रहना, वेव को पार्टिकल नेचर रहना। तो ड्यूअल नेचर क्या है? ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल शुड हैव वेव नेचर, वेव शुड हैव पार्टिकल नेचर। तो अपने को सिलेबस में ये है, पार्टिकल हैविंग वेव नेचर, वो अपने को सिलेबस में है और दूसरा नहीं है। अपने सिर्फ पढ़ना है मगर डेप्थ में पढ़ने का जरूरत है। पार्टिकल शुड हैव वेव नेचर, तो ये पढ़ाई करना आपने। पार्टिकल शुड हैव वेव नेचर। तो हर एक पार्टिकल को वेव नेचर नहीं रहेगा, हर एक पार्टिकल को वेव नेचर नहीं रहेगा। पार्टिकल को अगर वेव नेचर होना है, वो पार्टिकल कंपल्सरी मोशन पे होना चाहिए। पॉइंट सही से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक पार्टिकल को वेव नेचर होने के लिए वो पार्टिकल कंपल्सरी मोशन पे ही रहना चाहिए। अगर पार्टिकल रेस्ट पे होगा, पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा तब उसको वेव नेचर नहीं रहेगा। पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा तो उसको वेव नेचर नहीं रहेगा। पार्टिकल एट रेस्ट, नो वेव नेचर। तो फॉर ए पार्टिकल, नोट पॉइंट की जैसे कंडीशन है ना, इसलिए नोट पॉइंट की जैसा लिखना। फॉर ए particle to have wave nature, it must be in motion. It must be in motion. For a particle to have wave nature, it must be in motion. मोशन पे रहेगा तभी होगा, और मोशन पे रहने से भी नहीं होगा। एक और कंडीशन पे है मोशन में, पार्टिकल का मास बहुत कम होना चाहिए
और उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहना चाहिए, मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल, लाइट पार्टिकल मूविंग विथ हाई वेलोसिटीज फॉर exhibiting wave nature, the particle should have very less mass and very high speed. मास बहुत कम रहना चाहिए और स्पीड बहुत ज्यादा रहना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। तो क्या आएगा एग्जांपल? इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम है और न्यूक्लियस के अराउंड बहुत फास्ट स्पीड से मूव होगा। तो ये अपने को एग्जाम्पल और कंडीशंस। तो पार्टिकल मोशन में भी रहना, उसका मास बहुत कम रहना और उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहना, तभी वेव नेचर होगा। तो ठीक है, ये सब हो गया कंडीशंस अपने को। तो वेव नेचर मतलब वो कौन सा वेव रहेगा? जो वेव पार्टिकल इन मोशन को एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल इन मोशन को एसोसिएट किया वाला वेव मैटर वेव्स होगा। मैटर वेव्स, द वेव्स associated with particles in motion are called as matter waves. Waves associated with particles in motion are called as matter waves. Matter waves मतलब पार्टिकल मोशन पे रहने से कोई एक वेव से अगर हम लोग रिप्रेजेंट किया है, वो मैटर वेव्स। और ये मैटर वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर, द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी वेव मोशन में हुआ है ना अपने को। मैटर वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मैटर वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो जो भी पार्टिकल्स को एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग, वो वेव्स कौन सा वेव्स रहेगा? मैटर वेव्स होगा। और मैटर वेव्स आर transverse in nature. Transverse vibrations are perpendicular to direction of propagation. Vibrations are perpendicular to direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये मैटर वेव्स का वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इधर तक सभी थ्योरेटिकल अपने को, कंडीशंस वो सब, ये सभी अपने को थ्योरेटिकल हो गए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये वर्ड ऑलरेडी केमिस्ट्री में सुना होगा तुम लोग। डी ब्रोगली मतलब ड्यूअल नेचर का बताएगा, वो भी मैटर वेव्स के बारे में, मैटर वेव्स के बारे में आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसका फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h by p। ये फार्मूला व्हेन मोमेंटम इज गिवन, क्योंकि कंडीशन परफेक्टली आना चाहिए। मोमेंटम दिया होगा लैम्डा इक्वल टू h by p। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ये फार्मूला व्हेन
वेलोसिटी इज गिवन, मोमेंटम दिया होगा h/p, वेलोसिटी दिया होगा h/mv। कभी अपने को काइनेटिक एनर्जी देता है h/√2mk, ये कहीं से भी नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला p²/2m, p² 2mk रूट आएगा। तो ये फार्मूला व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया होगा h/√2mk। यही काइनेटिक एनर्जी को √2m qv, v मतलब पोटेंशियल, when accelerating potential is given, तो ये नेक्स्ट फार्मूला अपने को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया होगा h/√2m qv और h/√3m kbt, kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये फार्मूला व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज गिवन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज गिवन। तो ये फार्मूलास अपने को टोटल 5 फार्मूलास कंडीशन के साथ, 5 फार्मूलास अपने को h/p when momentum is given, h/mv when velocity is given, h/√2mk when kinetic energy is given, h/√2m qv when accelerating potential is given, और h/√3m kbt when absolute temperature is given। तो सब अच्छा है, सिर्फ चार्जेस और मासेस के लिए 3 पार्टिकल्स का मालूम होना। प्रोटॉन H11, नीचे जो लिखा है ना वो चार्ज, ऊपर वाला मास, Q = 1, M = 1 प्रोटॉन के लिए। ड्यूट्रॉन H12, चार्ज = 1, मास = 2। कभी नीचे जो लिखेगा ना वो चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर जो लिखा है वो मास रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब He24, चार्ज 2, मास 4, चार्ज 2, मास 4। तो ये 3 पार्टिकल्स याद रखना है, क्योंकि रेशियो प्रॉब्लम्स में ये ज्यादा यूज होगा, अपने ये यूज होगा, इसलिए रेशियो प्रॉब्लम्स के याद रखना होगा। तो बाकी सब डी ब्रोगली वेवलेंथ में आ जाएगा अपने को। और डी ब्रोगली वेवलेंथ से ना हर साल कंपलसरी अपने को क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो रेशियो में आएगा या तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, कहीं ना कहीं तुम लोग को है ना क्वेश्चन आ ही रहा है और आएगा भी है तुम लोग को भी। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, बहुत सिंपल भी है, सिर्फ कंडीशंस के साथ आना, मतलब कौन सा फार्मूला कब यूज करना, ये कंडीशन आना है। तो इसमें अपने को है ना ये मैटर वेव्स मतलब पार्टिकल शुड हैव वेव नेचर बोल के है, देखो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अपने मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सिर्फ बोर्ड एग्जाम को है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सिर्फ बोर्ड एग्जाम को होगा। तो वो अलग से नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसका। तो और उसके बाद थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स भी करेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी प्रॉब्लम्स करना, तो उससे ये चैप्टर अपने को हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इजी है, इजी स्कोरिंग है इस चैप्टर को।
तो ये दोनों पढ़ के रखना, तो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड का भी पढ़ाता हूं, तो बाद में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।